हेलो स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर रनिंग है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसका अपन 7.2 स्टार्ट कर लिया था। और स्टार्ट करने के बाद भी है ना 4 क्वेश्चन देख लेते हैं ना। 4 में से आधे होमवर्क दिए थे आपको और मैंने भी सॉल्व किए थे, आपने भी किए थे। ठीक है, देखो ऐसा है कि जो वीडियो चल रहा है ना, तो वीडियो ऐसा नहीं है कि कान में ईयरफोन डाल रखे मोबाइल चल रहा है, सोते सोते देख रहे हो। ठीक है, वीडियो मतलब देखने का मतलब मन, अपने मन को संतुष्टि नहीं देनी है कि हाँ ठीक है क्लासेस चल रही है, वीडियो में देख रहा हूँ, देख रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखो मतलब है ना, नोटबुक व्यवस्थित है ना, पेन वगैरह जो भी है, बुक्स वो सामने है ना, कौन सा सवाल हो रहा है, कौन सा कर रहे हैं ना, कौन सा हमको होमवर्क में दिया है, समझ यही बात। वैसे अटेंड करना है, ऐसे नहीं कान में ईयरफोन रख रखे हैं, तकिया लगा रखा है व्यवस्थित और ऐसे फ़ोन रख रखा है, हाँ ठीक है क्लास चल रही है, मन में संतुष्टि है कि हाँ ठीक है चलो देख लिया अपन ने वीडियो, कौन सी भी सब्जेक्ट है ना, साइंस हुआ, मैथ्स है, सोशल है वगैरह जो भी है। ठीक है, तो वीडियो से सिस्टमेटिक देखना है ना, व्यवस्थित नोटबुक वगैरह लेके जो सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको साथ साथ में भी सॉल्व करना है ना, तो भी बेटर है। अगर करोगे तो, नहीं करोगे तो है ही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तो आने से रहा, तुम्हारे पापा मम्मी पढ़ने से रहे। ठीक है, पढ़ना तुमको ही है, समझ नहीं बात। देखो ठीक है, तो देखो आज क्वेश्चन नंबर अपन ने 4 कर लिया था, आज 5th देखेंगे। ठीक है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे भी करो, भले ही टेढ़े हो कैसे भी हो। ठीक है, पढ़ना तो है ही है। 10 डिग्री कॉट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री एंड कोट 70 है। ठीक है, ठीक है, देखो तो इसको सबसे पहले अपने को क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज कैसे करेंगे, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा, राइट। फिर कोट 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 ठीक है, 1038 है, समझ में आएगी। देखो है ना 10 12 तो 1078। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दो, समझ में आई बात। डॉट कोट 38 कोट 52 देन कोट 60 डिग्री। ठीक है, देखो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, सीधी कोट की वैल्यू रखनी है। ठीक है, कोट 60 की वैल्यू इसमें सीधी सी अपने को रखनी है। ठीक है, देखो 10 12 1078 कोट 38 एंड कोट 52। ठीक है, देखो इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। ठीक है, तो दोनों चीज़ 10 में है। देखो 10 जो थीटा होता है ना, वो किस में चेंज होता है, कोट थीटा में चेंज होता है। देन कोट थीटा होता है, तो वो किस में चेंज होता है, 10 थीटा में चेंज होता है, पता ही है तुमको ये। ठीक है, तो 1078 को अपने को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कोट में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 10 थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, राइट। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पे 78। ठीक है, तो कोट 90 माइनस 78 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोट 12। तो इस 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे 10 12 तो है ही है, देन कोट 12 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, कोट 12 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट कोट, देखो या इस कोट को 10 में चेंज करो या 10 को कोट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोट 38 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोट 52 है ना, इसको 10 में चेंज करना है, तो वही फॉर्मूला है ना, क्या लगेगा, कोट थीटा इज इक्वल टू 10
90 माइनस 90 माइनस थीटा है ना, थीटा कितना है 52 है, तो कितना हो जाएगा 10 90 माइनस 52, देन कितना हो जाएगा 10 38, राइट। तो इसकी जगह अपने कितना रखना है 10 38, देन कोट 60 तो है ही एज इट इज, ठीक है। समझ में आया क्या किया है ना। 10 12 ऐसा कैसे ही 10 78 को अपने कोट में चेंज कर दिया, कोट 12 हो गया, देन कोट 38 एज इट इज, कोट 52 को अपने 10 38 में चेंज कर दिया, देन कोट 60 एज इट इज। देखो फिर क्या करेंगे, ये कोट जो 10 12, ठीक है, कोई साइन नहीं, तो ये किसमें होगा हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है। कोट 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं 10 12 इंटू कोट 38 तो है ही है, देन इंटू 1/10 को क्या लिख सकते हैं 1/, कोट 38, देन कोट 60 है ही, राइट। तो 10 12 से 10 12 कट जाएगा, कोट 38 से कोट 38 कट जाएगा, बचा क्या सब जगह एक बचेगा, ठीक है। फिर अब अपने पास क्या बची, एक ही वैल्यू बची है कोट 60, राइट। अपने को सीधा पता होना चाहिए कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। समझ में 1/√3 होती है, देख लेना है ना 1/√3 होती है 1/√3 है, ठीक है। देखो ऐसे सवाल बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं है ना, एक नंबर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, है ना। तो क्या है, देखो दो चीज़ जब सेम होती है, पहले कहा था एक चीज़ को चेंज करना है, दोनों में से किसी को भी चेंज करो, पहले तो पता होना चाहिए चेंज किसको करेंगे तो क्या कटेगा, ठीक है। देखो सीधा सा अंदाजा लगे, अपने को है ना हमेशा 90 का रेशियो बैठाना है, समझ में 90 का रेशियो कैसे बैठाना, देखो ये 12 है और वो 78 है, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपन 90 में से 12 घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 78 आएंगे, यदि 90 माइनस 78 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 आएंगे, तो हमेशा एक बॉन्ड ये बन गया पूरा, ठीक है। फिर कोट 38 एंड 52, ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए 90 में से 52 माइनस करो तो 38 आता है, एंड देन 90 माइनस 52 करो तो 90 माइनस 38 करो तो 52 आता है, 90 माइनस 38 करो 52 करो तो 38 आता है, राइट। तो ये रेशियो अपने को पूरा बैठाना आना चाहिए, नहीं बैठा अगर देखो नहीं इसको ऐसे अरेंज करो तो भी चलेगा, है ना, लेकिन पता लगना चाहिए अपने को कैसे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा, फिर कोट 12 में चेंज हो गया, ये 10 38 में चेंज हो गया, फिर कोट को अपन 1/10 लिख सकते हैं और 10 को 1/कोट लिख सकते हैं, कोट 38 से कोट 38 कैंसिल, 10 12 से 10 12 कैंसिल, बचा क्या कोट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3, ठीक है। इसका जो सेकंड है वो भी सेम एज इट इज है, वो तुमको सोल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है 6 है ना, 6 का फर्स्ट क्या है, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री, राइट। सॉल्यूशन देखो इसका क्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 टू 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकालना है वो 0 टू 45 डिग्री में निकालना। अभी देखो ये जो एंगल है 45 से बड़ा है ना, 81 है 71 है, तो इसका जो अपने को रेशियो निकालना है वो 0 टू 45 डिग्री में निकालना है, मतलब दोनों को चेंज करना होगा, समझ में आ रही बात, दोनों को चेंज करना होगा तो अपना रेशियो जो है वो 0 टू 45 डिग्री में आ जाएगा। कैसे आएगा, बिल्कुल इजी है, साइन को कोस में चेंज करना है ना, सीधा फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा की जगह वैल्यू रखनी है, सीधा एक थीटा की जगह क्या रखना है cos 90 माइनस 71 रखना है, तो क्या आ जाएगा cos 90, ठीक है, और एक cos सेकंड क्या है cos 90 माइनस
81 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 9 आ जाएगा। तो देखो दोनों जो एंगल है वो 60 डिग्री से कम है या नहीं। देखो अगर तुम इक्वेशन सोल्व करोगे पूरा है ना, तो सिस्टोमेटिक सोल्व करना है, ऐसा नहीं सीधा लिख दो यहाँ पे कि cos 9 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। वैसे तो ये राइट है, लेकिन थोड़ा क्या इंप्रेशन अच्छा जमना चाहिए। लिखोगे एक नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सिस्टोमेटिक लिखोगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, है ना, कि जो इक्वेशन है वो सिस्टोमेटिक सोल्व कर रखा है, राइट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है। देखो क्या करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री टू 45 डिग्री, तो साइन 81 कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी ऐसे हो जाएगा, क्या है, tan 68 से 168 है, तो tan 68 प्लस sec 68 है, तो दोनों चेंज हो जाएंगे। tan किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, sec किस में चेंज होगा, कोजेक में चेंज होगा, राइट। 68 90 माइनस 68 हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस 68 हो जाएगा। देन जो भी आंसर आएगा वो 0 डिग्री टू 45 डिग्री अंडर आर्म होगा। समझ में आ गई बात, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो बुक लेके बैठना है ना सामने, सोते सोते ईयरफोन कान में लगा के और पीछे बढ़िया तकिया लगा के अगर क्वेश्चन देखोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। ठीक है, तुम्हारे मन में संतुष्टि होगी, हो बढ़िया चल रही है क्लास, समझ में आ रही है, लेकिन नुकसान भी तुम्हारा ही हो रहा, मेरा तो हो नहीं रहा, मेरा तो पढ़नी है नहीं 10वीं। ठीक है, अपन तो बढ़िया अच्छे नंबर से पास है। ठीक है, चलो देखो ये नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। जैसे क्या है, साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री देन इज इक्वल टू 2 cos 25। देखो बोली बिल्कुल इजी, दिखते में क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे हो गया, देखो क्या साइन 65 cos 25 है, आंसर क्या लाना है,2 cos 25 लाना है। तो अपने को साइन को चेंज करना है cos में। देखो cos को साइन में चेंज नहीं करना है, समझ में आया ना। cos को अगर साइन में चेंज करोगे तो 2 cos आएगा, 2 साइन आएगा। देखो कैसे आएगा, साइन 65 को चेंज करना, राइट। तो देखो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, राइट। तो साइन थीटा कितना है, 65 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 65, है ना। तो cos 90 माइनस कितना होता है, 25 डिग्री। तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, विच इंप्लाइज क्या होगा, cos 25 डिग्री प्लस cos 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, राइट। यही प्रूफ होना था अपने को, तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। cos 25 भाई यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 cos तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा, जुड़ जाएगा, है ना। इंटू नहीं करना है, स्क्वायर मत कर देना cos 25 का, समझ में आ रही है, इंटू नहीं है, प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो cos 25 प्लस cos 25 इज इक्वल टू 2 cos 25, बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल मतलब इजी से इजी, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये देखो ये सवाल ऐसे होगा, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, साइन को चेंज करना था, आंसर लाना था वेरीफाई। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया, आ गया है ना। पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो और क्या है सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो आधे अधूरे सवाल बताऊंगा तुमको, करने होंगे आधे, ध्यान रख लेना। ठीक है, साइन 35 साइन 55 माइनस cos 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसको पूरा प्रूव करके लाना है अपने को, क्या 0 लाना है। ठीक है, तो क्या होगा,
वही चीज़ है, किसी एक को चेंज करो, चेंज ऐसे वो करना जो उधर जाके मिल जाए। समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे नहीं इधर भी अलग है इधर भी अलग है, समझ में आ रही बात? तो किसी एक को चेंज करना है अपने को, ठीक है। इधर भी किसी एक को चेंज करना है, वो कॉस्ट में चेंज होएगा। इधर जिसको चेंज करो उसका ही अपोजिट उधर अपने को चेंज करना है, समझ में आ रही बात? तो वो भी उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ यदि साइन 55 को तुम चेंज करते हो, ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा? cos 35 में, ठीक है। और इधर यदि cos 55 को चेंज करते हो, ठीक, इसमें चेंज होगा sin 35 में, राइट। तो cos 35 इधर भी है और cos 35 उधर भी है, दिख रहा है, ठीक है। और sin 35 इधर भी और sin 35 उधर भी है। तो देखो इक्वेशन क्या आएगी? sin 35 cos आ जाएगा इसकी जगह माइनस cos 35 sin 35, ठीक है। देखो पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या? तो 0। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल सरल था। देखो एक को चेंज करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन तुमको कैसे चेंज करना है? पूरा व्यवस्थित फॉर्मूला इसका पुट करना है ना, फॉर्मूला लगाना है, उसमें दोनों की वैल्यूज रखनी है, फिर sin 35 आएगा, cos 45 आएगा, फिर उसमें इसका मान रखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट करके सीधा मैं बना दिया, है ना। समझ में आई बात? तो देखो 8 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद मैं बता देता हूँ, सारे इक्वेशन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। देखो कौन कौन से हो जाएंगे सब हो जाने जी, बिल्कुल ईजी है, कुछ है ही नहीं तो बताने जैसा क्या है। फिर भी चलो देख लेंगे आगे जो भी क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसके आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक्टिव पैसिव हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट आज हम एक्टिव पैसिव को फिनिश करें। काफ़ी लंबे पार्ट्स में चल गया, लगभग 11 पार्ट आज चलने वाला है इसका। लेकिन आई थिंक डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट ही हुआ होगा। आपने उसमें अब एक्टिव पैसिव का कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट हम जो पढ़ रहे थे, हमने उससे पढ़ा था लेट, कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा हो, हम उसको फिर से दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रही हूँ कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, ठीक है ना। तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस बनता है लेट से। लेट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा था, पोस्ट दिस लेटर। मैंने इस एग्जाम्पल को अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि ये जो है वो वर्ब है, ये है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लेट से। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर, दिस लेटर, बाद में क्या लगेगा? बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट का हो जाएगा पोस्टेड। तो काफी इजी सेंटेंसेस हैं ये। इसी के हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल हम और देखते हैं। टेल हिम टू वेट। ठीक है, अब हम इसको फिर से बनाते हैं। टेल हमारा वर्ब है, स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट, हिम का हिम ही रहेगा, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट में लिखना है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने एज इट इज हिम को ले लिया, हिम को ज्यादा टच नहीं किया है। तो लेट हिम बी
टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। क्लियर? बहुत इजी से है। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। गिव मी अ बुक। अब यहां पर आप देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट है ये, राइट? ये गिव तो हो गया हमारा वर्ब, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को आगे लाके बनाने की ट्राई करते हैं। आपको जो सफिशिएंट लगे, आपको जो सूटेबल लगे, आप उस प्रोसेस से ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहां पर मैं इसके दोनों तरीके आपको डिफाइन कर रही हूं। लेट मी बी given a book, राइट? अब इसका सेकंड, इसी का हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि इसमें हम सेकंड ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। लेट अ बुक बी given टू मी। तो यहां पर मैंने दोनों तरीके इसके क्लियर कर दिए हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब हम फिर से आते हैं एक और टाइप पे। इसमें एक और टाइप से वर्ब दे रखी होती है, उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये स्टार्ट होते हैं डू नॉट से। डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और पीछे इनके दिया होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे लेट प्लस नॉट। चलिए स्ट्रक्चर को हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज आप समझते हैं वो इसके अकॉर्डिंग नहीं भी समझ पाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल हमारा है डू नॉट अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गाली देना। डू नॉट अब्यूज राम। अब हम डू नॉट दे रखा है तो डू को हटाकर ये जो डू है ये रिप्लेस हो जाएगा लेट में। डू किस में रिप्लेस होगा? लेट में। लेट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? राम। लेट राम। अब हमारा नॉट आ जाएगा यहां पर। लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अब्यूज्ड। तो लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। Do not kill the bird। ठीक है? क्या बनेगा? डू किस में रिप्लेस होगा? लेट में। लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द बर्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ये हमारे लेट वाले सेंटेंसेस यहां पर खत्म हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज और बचती है। एक तरह के और हैं जिसमें एडवाइस
एक तरह के और सेंटेंसेस बचते हैं जिसमें हमें दी जाती है एडवाइस यानी कि सलाह, या फिर रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना। कुछ सेंटेंसेस इस तरह के भी होते हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई जो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होने वाले होंगे उनके आगे क्या लगा होगा? ये जो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होने वाले हैं इनके आगे क्या लगा होगा? प्लीज, काइंडली। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो रिक्वेस्ट वाले होंगे, और जो एडवाइस वाले होंगे वो आपको सलाह वैसे ही दिख जाएगी, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो जब इस टाइप से कोई सेंटेंस आता है तो हम आगे लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर अगर एडवाइस है तो हम लगाते हैं यू आर एडवाइज्ड टू। अब हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। प्लीज टेक द मेडिसिन्स। क्या लिख रखा है? प्लीज टेक द मेडिसिन्स। प्लीज टेक द मेडिसिन। अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, दोनों ही हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट मान लेते हैं और लिखते हैं यू आर requested to take the medicines। यस, अब यहाँ पर ये जो प्लीज वर्ड था ये हट गया, इसको हटा के हमने इसके आगे ये सारा लिख दिया और रेस्ट ऑफ हमारा पीछे ऑब्जेक्ट जो था वो ऐड हो गया। एक एग्जाम्पल इसमें हम और देख लेते हैं। प्लीज हेल्प द पुअर। अब ये तो रिक्वेस्ट नहीं हो सकती, ये एक सलाह ही हो सकती है। हम किसी को एडवाइस देते हैं कि भाई पुअर की हमें हेल्प करनी चाहिए, तो इसमें हम एडवाइस यूज कर लेते हैं। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। क्लियर? यहीं पर हमारे ये एक्टिव पैसिव जो है वो द एंड होते हैं। इसमें हमने कितना कुछ पढ़ा? हमने सबसे पहले एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल पढ़ा, उसके बाद हमने टेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं सब्जेक्ट, वो पूरा चार्ट हमने लिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से पढ़ा। उसके बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने लेट से किस तरह से सेंटेंस बनते हैं पैसिव के वो पढ़ा, और उसमें सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था प्लीज और एडवाइस वाला। तो ये सारा ही हमने इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमने 11 वीडियोस के थ्रू एक्टिव पैसिव के पढ़े हैं। तो होप सो ये टॉपिक आपको फुली क्लियर हो गया होगा माइंड में। इसकी जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, किसी भी ग्रामर की बुक से कुछ सेंटेंसेस लेना है और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वीडियो ना होके आपका टेस्ट पेपर आएगा, जिसमें मैं आपका एक्टिव पैसिव का टेस्ट लूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। आज हम एक नया लेसन लेके चल रहे हैं। प्रीवियस क्लास तक हमने क्या किया था
लेसन नंबर 8 को अपन ने फिनिश कर लिया था। उसके अंदर प्लास्टिक, पॉलीमर, जितना भी अपना टॉपिक बचा हुआ था वो अपन ने खत्म कर दिया था। आज अपन एक नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इसका पार्ट हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, केमिकल रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं अपन, उसके अंदर केमिकल को हटा देते हैं और सिर्फ रिएक्शन पे अपन ध्यान केंद्रित करते हैं, अभिक्रिया पे। केमिकल को बाद में जोड़ेंगे अपन, है ना, रसायन को बाद में जोड़ेंगे। उससे पहले सिर्फ अभिक्रिया को समझेंगे, अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रिया बनती कैसे, उसके लिखने के क्या चरण होते हैं और अभिक्रिया में किन किन चीज़ों को मिलाया जाता है ना। तो अभिक्रिया कैसे बनती है, रसायन को जोड़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी। जैसे कार्बन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, नाइट्रोजन जोड़ दो, सोडियम जोड़ दो। जो भी एलिमेंट्स अपन अभिक्रिया के अंदर लिखेंगे, जो भी कंटेंट अपन जोड़ेंगे उसके अंदर, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, एक्वस हो, जो भी चीज़ें हम उसके अंदर रखेंगे, जोड़ेंगे, अभिक्रियाएँ करेंगे, वैसी अभिक्रिया उसके अंदर तैयार होगी। तो रासायनिक चीज़ को हम अभी रहने देते हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अभिक्रिया का सीधा सा अर्थ है, सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी दो चीज़ को आपस में जब मिलाते एक तीसरा नया पदार्थ बनता है। मिलाने वाली चीज़ें 2 या 3 हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। उत्पाद मतलब हो गया प्रोडक्ट, और मिलाने वाली चीज़ें मतलब हो गई अभिकारक, जो क्रियाएँ करेगी। हम लिखने के चरण लिखेंगे, अभिक्रिया लिखने के क्या क्या चरण होते हैं, स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, उसके अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो स्टेप्स भी लिखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना समझा दूं अभिक्रिया क्या होती है ना। रिएक्शंस किसको कहते हैं, रिएक्शन मतलब क्या, कोई दो चीज़ मिलाई और तीसरी चीज़ बन गई, ये रिएक्शन हो गया। जैसे चाय बनाने के क्या तरीके हैं, जैसे यहाँ चाय आ जाएगा, यहाँ चाय पत्ती, शक्कर, दूध आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके हीट, गैस, यानी कि गर्म करोगे तो ही उबलेगी, तो ही चाय बनेगी, बनना तो वो दूध का दूध और पानी का पानी रह जाएगा। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप मान लो चाय पत्ती रख रहे हैं, उसमें दूध मिला रहे हैं, उसमें शक्कर मिला दी, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या आ जाएगा आपके पास, चाय। समझ गए। अब ये चाय बन चुकी है, वो चाय क्या है, आपका उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। इधर वाली जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है, अभिकारक है या क्रियाकारक या रिएक्टेंट है ना। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, जो एरो से पहले लिखा जाता है, यानी बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें लिखी जाएगी एरो से पहले लिखी जाएगी। ये एरो आपका तीर का निशान, ये भी 2 तरह के होते हैं। अभी स्टेप्स लिखेंगे उसमें सारी चीज़ें एक एक बार लिखेंगे। ये भी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के एरो कौन से होते हैं, एक तो ऐसा जो सीधा सा सिंबल दिखा रहा है, सीधा सा दिखा रहा है, इन चीज़ों से ये बन रहा है, मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, तो वो चीज़ें क्या होगी, बाएं से दाएं की तरफ। दूसरा एरो क्या होता है, ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, ये बोलता है अनुत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, ये होता है इरिवर्सिबल, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इधर से इधर जाऊंगा तो वापस इधर से इधर भी आ सकता हूं, है ना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता हूं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता हूं। जैसे बर्फ से पानी बन सकता हूं, पानी से बर्फ भी बन सकता हूं। आगे समझ में। तो वो दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया जो दिखाएगा वो होगा आपके उत्क्रमणीय का साइन, यानी रिवर्सिबल का साइन। जो सिर्फ एक ही तरफ इंडिकेशन करेगा वो आपके होगा अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल का साइन। तो अभिक्रिया में क्या हुआ कि कुछ एक से अधिक अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट मिलके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस बनाने वाली जो पूरी प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं अपन, अभिक्रिया, रिएक्शन। चाहे वो सब्जी बना लो, चाहे घर की कोई सी भी चीज़ बना लो, चाहे केमिकली चीज़ बना लो, चाहे वो लेबोरेटरिकल बना लो, कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में बनेगी अपने तरीके से बनाई जाएगी, उसके अंदर जो भी चीज़ें हम मिला के बनाएंगे वो सारी अभिक्रिया के अंतर्गत गिनी जाएगी। चाहे वो खाद्य पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो गैसेस के रूप में हो, कोई नहीं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना, H2+O2 कर दिया तो H2O बन गया, है ना। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया या कैल्शियम ऑक्साइड बन गया।
तो ये सारी चीज़ें जो अपन एलिमेंट्स के तौर पे मिला रहे हैं या केमिकल के तौर पे मिला रहे हैं, वो सारा मिलने के बाद कोई ना कोई तीसरे तरह की चीज़ें बनाएंगे, उसे ही हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये तो बनेंगी अभिक्रिया की बात कर लिए अपन। अब ये क्या आ गया, रासायनिक। रासायनिक चीज़ का मतलब क्या हो गया, कोई भी केमिकल या कोई भी केमिकली कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन लेके अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। जितनी भी हम अभी लिखेंगे, आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन अभिक्रिया चालू करने से पहले क्या पढ़ना है अपन, दो तरह की चीज़ें पढ़ना चाहेंगे अपन कि अभिक्रिया स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जिससे अभिक्रिया होने पर होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक परिवर्तन होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वो चेंजेस होते क्या हैं, जो चीज़ मिलाई वो वैसी की वैसी नहीं आएगी। अगर वैसी की वैसी ही आ रही है, जो कंटेंट है, जो रिएक्टेंट है, मिलाने पर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, तो कोई उत्पाद नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। लेकिन अगर उस रासायनिक वस्तु के अंदर, रासायनिक चीज़ के अंदर, रसायन के अंदर कोई चेंज आ गया है तो ही वो अभिक्रिया है। तो उसमें परिवर्तन आना ज़रूरी है। और ये जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन दो तरह का होता है। एक तो होता है आपके भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है आपके रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को कहते हैं आपके फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं आपके केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या भौतिक परिवर्तन के क्या गुण होते हैं कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो मान लो ए से बी कोई चीज़ बन रही है, ए से क्या बना, बी, तो बी से ए वापस बन जाएगा। जैसे सोचो, जैसे मैंने एक कटोरे में पानी लिया और उसको डीप फ्रीज के अंदर रख दिया और बर्फ़ बना दिया। क्या बना दिया, बर्फ़ बना दिया। तो पानी से क्या बनाया मैंने, बर्फ़ बनाया, हो गया परिवर्तन। पानी क्या है, इसकी स्टेट देखो, पानी द्रव अवस्था में है, बर्फ़ सॉलिड अवस्था में है। और पानी जो एक ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में होती है, इकलौती चीज़ है ऐसी जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। क्या है, पानी द्रव के रूप में होगा तो पानी बोला जाएगा, जल बोला जाएगा। पानी जब ठोस के रूप में आ जाएगा, बर्फ़ बोलेंगे इसको। और इस पानी को अपन गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी, भाप, वेपर, है ना। क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। ये भाप क्या हो जाएगा, वेपर। तो वेपर बन गई तो भी पानी है, लिक्विड है तब भी पानी है, और बर्फ बना तब भी पानी है। लेकिन ये तीनों स्टेट अलग अलग है। ये इसकी गैस अवस्था है, ये इसकी द्रव अवस्था है, और इसकी ठोस अवस्था है ना। ये गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो पानी तीनों स्टेट में है, लेकिन इसमें परिवर्तन ला रहे हैं अपन। और परिवर्तन ला रहे क्या हो रहा है कि पानी से बर्फ भी बन सकता है, पानी से गैस भी बन सकती है, गैस से वापस पानी भी बन सकता है, पानी से वापस बर्फ भी बन सकती है। तो ये अपनी अवस्थाओं को बदल रहा है और पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में भी जा रहा है। तो ऐसा परिवर्तन क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। जैसे हाँ, और भौतिक परिवर्तन जब करेंगे तो उस वस्तु की बनावट, आकार, उसमें परिवर्तन आएगा। अंदर रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन जो होगा ये एक अस्थायी परिवर्तन है ना, टेम्परेरी चेंज है। क्या है, टेम्परेरी का अस्थायी चेंज है। क्यों, क्योंकि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो दूसरी से पहली अवस्था में भी वापस आ जाता है। इसी को इसलिए बोलते हैं अस्थायी या टेम्परेरी चेंज। ठीक है, फिर ए से बी बन गया, बी से ए भी बन गया, तो अस्थायी वाली बात कर दी अपन ने। फिर क्या कर दिया, ये रासायनिक गुणों को नहीं खोता है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन लाना, यानी अपनी बनावट में चेंज करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके गुण हो गए फिजिकल चेंज के। केमिकल चेंज में क्या होता है कि पूरी तरह से एक नया पदार्थ मिलता है अपने को। क्या मिलता है, नया पदार्थ। और जब वो नया पदार्थ बनता है तो अपने पुराने वाले पदार्थ के अंदर वापस उस अवस्था में नहीं आता है। जैसे ऐसे कोई चीज़ बनी बी,
तो बी से ए वापस नहीं बनेगा। जैसे मैं लिख दूँ कोयला, कोयले को जलाया तो राख बन गई, ऐश, ठीक है। और ये राख बनने के बाद राख से कोयला आप वापस नहीं बना सकते हो। लकड़ी जलाई, राख बन गई, वापस नहीं काम में ले सकते हो। दूध से दही बन गया, दही से दूध वापस नहीं बना सकते हो। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके अंतर्गत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं बनेगा। ये परमानेंट चेंज होता है। इसमें रासायनिक अवस्थाओं में, भौतिक अवस्था के साथ साथ में रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोयले का रासायनिक गुण कुछ और था, अब राख का रासायनिक गुण कुछ और है ना। फिर अपन एग्जाम्पल कौन सा लिया? दूध से दही का बनना। दूध का रासायनिक गुण कुछ और है और दही का कुछ और है। जैसे दूध का स्वाद देखिए आप और दही का स्वाद देखिए, दही में पूरा खट्टापन आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर एसिड आ गया है ना, लैक्टिक एसिड आ गया। तो वो उस एसिड के कारण उसके अंदर खट्टापन आया, तो दूध वो खराब हो चुकी है, आपका दही में बदल चुका है। अब वो दूध से दही या दही से दूध वापस नहीं बन सकता। तो दूध की प्रॉपर्टीज अलग थी, दही की प्रॉपर्टीज अलग है। अब दही जैसे ही बना तो उसके अंदर क्या आ गया? फैट आ गया। दूध था तब तक क्या था? उसके अंदर कैल्शियम था। आगे समझ में? तो पूरी तरह से रासायनिक गुणों में भी इसके अंदर परिवर्तन आ चुका है। तो भौतिक के साथ साथ में उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे परिवर्तन को अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों परिवर्तन के कुछ दो तो तीन मुख्य बिंदु थे। इसमें बनावट में चेंज होता है, रासायनिक गुणों में चेंज नहीं होता है ना। फिर क्या होता है? ये अस्थायी चेंज है ना, टेम्परेरी चेंज है। ये परमानेंट चेंज है, इसमें भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इसके पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। अब इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर ही आपका क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं बनती हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो बनती हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के कुछ चरण होते हैं। क्या होते हैं? चरण, स्टेप्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या लिख रहा हूं मैं? रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। रासायनिक अभिक्रिया के लिखने, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के चरण। स्टेप्स, स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्या क्या चरण होते हैं, वो सारे अपन बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। पहला बिंदु क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो बाईं तरफ अभिकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखा जाता है या लिखे जाते हैं। क्या हो गया? बाईं तरफ अभिकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाता है। बाईं मतलब लेफ्ट साइड reactant and right side product, है ना। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, खाली आपको हिंट से समझा रहा हूँ। राइट साइड में प्रोडक्ट लिखेंगे और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखेंगे। अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे? इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट इज रिटन इन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट इज रिटन इन राइट साइड। अगर लैंग्वेज में पूरा बना के लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ इसलिए आपको इस तरह की लाइन में मैंने समझा दिया है। फिर एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब एक से अधिक, मोर देन वन और
टू प्रोडक्ट और टू रिएक्टेंट, देन वी राइट इन द मिडल ऑफ पॉजिटिव साइन। जैसे C+O2 तो क्या बन गया CO2। एक से अधिक रिएक्टेंट हो गया, बीच में प्लस लग गया है ना। मान लो इसी चीज़ को अपन क्या लिख दें, Na+H2SO4, क्या लिख दिया, Na2SO4.H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस की बात बाद में रही, तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। 2 Na 4H 4H, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 4 2 ये रहे, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ऐसे करके अपन इसको बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ क्या है 4 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा। कुल मिला के बैलेंस की बात बाद में करते हैं, लेकिन मैं पहले समझा देता हूँ आपको, बैलेंस करना भी सिखाऊंगा आपको अभी। तो 2 से अधिक अपने क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और 2 से अधिक ही प्रोडक्ट हो गए, है ना। तो प्रोडक्ट अगर 2 से अधिक है तो भी बीच में प्लस का साइन, और रिएक्टेंट यदि 2 से अधिक है तो भी बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। तीसरी बात, ठीक है, ये भी बैलेंस नहीं है, इसको बाद में बैलेंस करते हैं। तीसरी बात क्या होगी, एक से अधिक अभिकारक उत्पाद हो गया। तीसरी चीज क्या लिखेंगे, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। निशान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, ये देखो, ये रिएक्टेंट या अभिकारक हो गए, ये प्रोडक्ट या उत्पाद हो गए, इनके बीच में क्या लगा दिया अपन ने, तीर का निशान लगा दिया। तीर का निशान जो होगा ये 2 तरह के होते हैं। कौन, तीर के निशान कौन से होते हैं, एक तो उत्क्रमणीय के, दूसरा अनुत्क्रमणीय के। यानी उत्क्रमणीय मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल। कैसे, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे। ठीक है, ये तीर के निशान कितने तरह के, 2 तरह के हो गए। कितना पॉइंट हो गए, 4। फिर क्या करते हैं, 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में क्या लिखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जितने अभिकारक होंगे, मतलब ऑक्सीजन 4 है, देखो अभी इसी को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने, 4 दूनी 8, कितने हैं, 4 दूनी 8, इधर कितने देखो 4 और 2 6 ही है। तो क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए, मान लो मैं 4 लगा देता हूँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए, इधर 4 दूनी 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने, इधर 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन कितना हो गए, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया, इसमें ऐसी अभिक्रिया हमने यहाँ क्या कर दिया, H2O निकाल दिया। क्या निकलेगा, H2। अब देखो कितने H हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा दो, 2 दूनी 4। इसमें H2O नहीं निकलता, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, तो Na2SO4 हो गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, सोडियम, 1 मिनट अभिक्रिया की गलत हो रही है अपनी। तो सोडियम कितना है, 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 हो रहा है, या 2 लगा देंगे, हो ही नहीं सकता, H2O ही होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन 4 लगाते हैं, देखो 4 से ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, 4 दूनी 8 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 4 दूनी 8 तो यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 8 हो रहा है, इधर हाइड्रोजन 8 की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन 8 कैसे होगा, H2SO4 मेटल प्लस एसिड Na2SO4.H2O बराबर है रिएक्शन। फिर क्या कर पड़े, चलो इसको बैलेंस करना बाद में करते हैं, बैलेंस की इक्वेशन हटा देते हैं ना, फिर अपन दूसरा बैलेंस करते हैं। तो ये क्या है, रिएक्टेंट के अंदर बता दिया आपको, अभी स्टेप्स लिख देते हैं फिर बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, 2 रिएक्टेंट हो गए, 2 प्रोडक्ट हो गए, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में प्लस का सीन और एरो, ये दोनों बात यहाँ फिनिश हो गई है। थोड़ी सी रिएक्शन अपन बैलेंस करने की बात है, वो बैलेंस करना मैं आपको सिखा देता हूँ।
कैसे बैलेंस हो रही है, इसी को बैलेंस करके देखते हैं वापिस अपन। पांचवा चरण क्या था या पांचवी स्टेप्स क्या थी कि जितने अणु रिएक्टेंट के होंगे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उतने अणु उत्पाद के या प्रोडक्ट के भी होंगे। छठी बात, यदि रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैसीय द्रव या ठोस पदार्थ है तो उसे कैसे इंडिकेट करेंगे। देखो मान लो लिख दिया मैंने Na+HCl, क्या बन गया NaCl प्लस H2, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। Na कितने होंगे 2, यहाँ 2 Na, यहाँ Cl2, ये Cl2, H2, ये H2। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, ये सोडियम क्या है सॉलिड चीज़ है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे S। HCl क्या है लिक्विड चीज़ है, क्या लिखेंगे L। NaCl क्या है एक्वस मटेरियल है, ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है ना, खुरदरा चीज़ है, पाउडरी सब्सटेंस है, इसीलिए क्या लिखेंगे एक्वस। और हाइड्रोजन क्या है गैसी मटेरियल है, या तो इसके आगे क्या करेंगे खड़ा एरो करेंगे या इसके कॉर्नर में क्या लिखेंगे स्मॉल g यानी गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर कोई पदार्थ ठोस द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है तो उसको सॉलिड लिक्विड या गैस के रूप में इंडिकेट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में किन पदार्थों के मिलने से किस तरह का पदार्थ बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन बैलेंस हो गए ना, तो बैलेंस करने के लिए संख्या आगे लगाएंगे, अभी सीखेंगे अपन बैलेंस कैसे करते हैं, संख्या कहाँ लगाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी संख्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको गिना जाता है। बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है आपको एलिमेंट की पहचान। जब तक आप एलिमेंट की पहचान यानी तत्व की पहचान, जैसे सोडियम है, सोडियम को आप अकेला नहीं लिख पाएंगे तब तक उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। Cl क्लोरीन है, Cl को अब मान लो C किसी ने अलग लिख दिया, L किसी ने अलग लिख दिया, C मीन्स तो पता चल जाएगा कार्बन होता है, लेकिन L नाम की कोई चीज़ नहीं होती। Cl हमेशा साथ में ही होता है, आगे समझो, कार्बन अलग से लिखना है तो वो कार्बन की बात अलग लिखेंगे, लेकिन एलिमेंट की जितनी पहचान होगी आपको उतना आप, जैसे इसमें HCl है, H एक अलग चीज़ है, H हाइड्रोजन है, Cl क्लोरीन है, तो एलिमेंट या तत्वों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो रासायनिक अभिक्रिया हमेशा बैलेंस लिखनी है, और इस बैलेंस लिखने के चरण को क्या बोलते हैं, एक अनुमान विधि। जिस विधि द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है, उस संतुलित करने की विधि को बोलते हैं अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लिखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके द्वारा इस विधि को या इस विधि के द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के कुछ चरण थे, उस चरणों के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है। इसके आगे जब भी अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के चरण पढ़ेंगे या रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है वो अपन सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning students. Again we resume with our class. As yesterday we had studied regarding economic concept and planning. Now today we start with our national income. Now what is national income? You will have to see this. National income refers to monetary unit, मौद्रिक इकाई, in terms of money, of measurement of economic achievement of an economy. It can be defined as the monetary value of all the final products and services produced by all the sources of production during a time period. देखिए यहाँ पर वो आ गया फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री, इसको आप अंडरलाइन कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इट कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा अब आपको नेशनल इनकम कैसे कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज आर रिलेटेड विद टेरिटरी सेक्टर, जो भी हमारी सर्विसेज हम दे रहे हैं उससे जो हमको पैसा मिलता है, जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी, सेकेंड वाली, एंड व्हाट आर प्रोड्यूस्ड, जो उत्पन्न किया जाता है, दैट इज़ प्राइमरी, फर्स्ट वाली।
जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, इन सबको मिला करके इनकी वैल्यू निकाली जाती है, इनकी वैल्यू कि इनसे कितना पैसा हमको मिला. ओके, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उनका एक वैल्यू का टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है. दैट इज फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April to 31st March. Remember that only the value of final products and services is included in the national income of a country. जो ये कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ. सपोज वी टेक अबाउट अ प्रोडक्शन ऑफ अ बिस्किट. ठीक है, बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? टू मेक बिस्किट वी नीड 3 बेसिक थिंग्स. फर्स्ट वन इज व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा, शुगर, ओके, एंड देन ऑयल, एडिबल ऑयल, खाने का तेल. Now all these 3 things are obtained from agriculture, from first sector. तो ये उनसे परचेज करते हैं. Now when they purchase this things to produce, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाता है. They have paid the price of wheat, they have paid the price of sugar, they have paid the price of oil. उन्होंने दे दिया. So first sector got their money. सेकंड ने अपना एफर्ट्स, अपना टेक्निक एंड अपनी लेबर मिला करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया एंड दैट इज बिस्किट. सो इफ यू परचेज अ बिस्किट पैकेट ऑफ 5 rupees फ्रॉम अ मार्केट, then it means that in those 5 rupees you have paid the amount of flour to the agriculture sector. Even the labor who has converted that thing into a biscuit, वो labor कहलाती है. And the transporter was transport the biscuit from factory to you. तो सारा और जो सर्विसेज दे रहे हैं इसमें, उन सब की कॉस्ट जुड़ जाती है. तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होता है? 5 रुपये का बिस्किट. आगे बात समझ में? सो दैट इज नोन एज फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस इज दैट कमोडिटी विच इज नॉट प्रोसेस फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब उसके बाद उसका कोई प्रोडक्शन आगे नहीं होगा, वहाँ तक गिना जाएगा. This is also important to remember that national income is the sum total है किसकी? Of the income of all the sources of production of a country and not the income of citizens of country. जितना भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो टोटल हो जाती है, ओके, इसके अंदर सर्विस सेक्टर भी आ गया, समझिएगा आप, ठीक है ना. यहाँ पे ये कहला है इनकम ऑफ सिटीजन. सपोज एक बैंकर है या ट्रांसपोर्टर है, तो उनकी इनकम कहाँ से हुई? उनका इनकम होता है जो प्रोडक्शन लाइन बनी हुई है, प्रोडक्शन लाइन के अंदर हेल्प करने के लिए. जैसे मनी ट्रांसफ़र बैंक में होता है, तो होता किसके बीच में? फ्रॉम बिजनेसमैन टू अनदर. तो वो भी उसका एक कड़ी उसमें ही जुड़ी जाती है फाइनल प्रोडक्शन में, इसलिए इनकम नहीं गिनी जाती है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ देखिए प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. पहले तो आप उपयोगिता बनाते हैं उसकी कि बनाना क्या है, कि भाई बिस्किट बनाना है तो क्या चाहिए? गेहूं का आटा चाहिए, शक्कर चाहिए, तेल चाहिए, और क्या चाहिए? लेबर चाहिए, और क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए. देन वी नीड दैट व्हेन द मशीनरीज, देन व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर असेंबल्ड, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तब एक लेबर चाहिए उसको बनाने के लिए. देन आफ्टर दैट वी नीड पैकेजिंग, उसके बाद में हमको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए. एंड देन मनी ट्रांसफरिंग, जो उसको खरीदेगा उसका मनी, वो एक पैकेट तो खरीदेगा नहीं, तो उसका पूरा ट्रांसफर बैंकिंग से होगा. सो ईच एंड एवरी इज द क्रिएशन ऑफ प्राइस. उसकी प्राइस जो होती क्या हो जाती है? बढ़ती रहती है. ठीक है, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लागत कहलाती है कि भाई 2 पैसे का आटा लगा, 1 पैसे की शक्कर लगी, 1 पैसे का तेल लगा, 4 पैसे की लेबर लगी, 5 पैसे का ट्रांसपोर्ट लगा. इस तरह से बन करके 1 रुपये में एक बिस्किट का पैकेट बना. फिर अब वो जो नेक्स्ट डीलर होगा उसके पास जाएगा, देन ही विल अर्न 25 पैसा, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी. फिर वहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट में जाएगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी. सो ग्रेजुअली कंपनी पहले उसकी क्रिएशन ऑफ प्राइस पहले ही तय कर ली थी कि भाई फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट टू लास्ट यूनिट तक जाते जाते इसकी कितनी कॉस्ट बैठेगी, तो वो पहले ही उसका रेट कितना बना देती है? 5 रुपीज़. जब फैक्ट्री से निकलता है देन द कॉस्ट एट दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट इज नॉट 5 रुपीज़, इट इज़ ग्रेजुअली 1 रुपी, 2 रुपी और मे बी 2.5. तो बाकी का जो है प्रोसेस वो पहले ही कैलकुलेटेड होता है. सो दैट थिंग ये बता दिया आपको, इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इन इनकम, क्योंकि वो प्राइस तो पहले ही क्रिएट कर दी उन्होंने. Now, final goods and services which are produced by all means का मतलब होता है साधन, लिख लेना यहाँ पे आप, of a nation in their joint or combined effort. सबके मिल करके जो efforts बनते हैं, okay? The decision of price is taken in their equal ratio.
सबके रेशियो में पैसा बढ़ करके कितना कितना मिलना चाहिए, उसके बाद वो तय हो जाते हैं उसकी प्राइस। दिस इंक्रीज इन वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑनर्स ऑफ सोर्सेज। आ गया, जैसे मैंने बताया बिस्किट का पैकेट फैक्ट्री से निकलता तब 2 रुपये का होता है, लेकिन 5 कैसे हो जाता है, उसके पहले प्रिंट 5 है, क्योंकि ईच एंड एवरी लेवल पे उन सबको कुछ न कुछ पैसा इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट उनको देना होता है। या आफ्टर प्रोडक्शन ऑल्सो देर आर सम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, जैसे बैंकिंग, दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई, तो इनकी कॉस्ट भी आपको गिननी होती है। These sources are awarded their service provided by them। आगे बात समझ में, जैसे ट्रांसपोर्टर इज प्रोवाइडिंग इज सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका पैसा मिल जाता है। बैंकर इज प्रोवाइडिंग इज बैंकिंग सर्विसेज, तो उसका पैसा मिल जाता है। लाइक दिस, लैंड अर्न्स रेंट, आ गया, जमीन किराया कमाती है। लेबर अर्न्स वेजेस, लेबर को वेतन मिलता है। कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट, जिसने पैसा लगाया उसको ब्याज मिलता है। एन एंटरप्रेन्योर, और व्यवसायी होता है, उसको मिलता है प्रॉफिट। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करना। द पेमेंट विच इज रिसीव्ड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ नेशन इज इक्वल टू द इंक्रीज प्राइस प्रोडक्शन डन बाय ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द नेशन। गेहूं के आटे की कीमत अगर 1 रुपया है, लेकिन बिस्किट के अंदर जब बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट की रेट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सबका पैसा जुड़ जाएगा। शक्कर, तेल, बिस्किट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टर, प्रॉफिट, मशीनरी, कैपिटल, इंटरेस्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जुड़ जाएगा उसके अंदर, तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इन दिस वे द प्रोडक्शन डन बाय द मीन्स, या जो साधनों से, जितने भी अलग अलग साधन आपने यूज़ किए ऑफ प्रोडक्शन, सब ने उत्पादन किया मिल करके, ये ना, जैसे आपने देखा होगा भेलपूरी कैसे बनाता है, वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालता है तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ और बनता है, तो कंट्रीब्यूशन सबका होता है। सो बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिसीव्ड बाय द मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज इनकम, तो इनके जो कंप्लीट वैल्यू बनती है वो प्रोडक्शन कही जाती है। देयरफॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका टर्म याद रखना, इसको बोलते हैं जीडीपी, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इज वन एंड द सेम थिंग इन कंटेस्ट टू कंट्री। इन सिंपल लैंग्वेज इट कैन बी सेड दैट सम टोटल ऑफ इनकम, वो इनकम की टोटल विच इज अर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री। एक देश में किसी भी वस्तु के उत्पादन में सब जितने भी यूनिट्स हैं उन सब का टोटल जब मिलाया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, अब आप उसको फार्मर की जो एफर्ट्स है, जिसने उसने ही हैज़ यूज्ड हिज एफर्ट्स इन ग्रोइंग वीट, तो उसको अलग से नहीं गिनना है आपको, उसका कॉस्ट बिस्किट में आ गया है, सो ये प्रोडक्शन में आ जाता है। नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सम टोटल ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, सारे घरेलू सोर्स, एंड द नेट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एब्रॉड, और दूसरे विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम को इसमें जोड़ा जाता है। अब इसको अंडरलाइन करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, सॉरी आय, नॉट प्रोडक्शन इनकम, रिफर्स टू सोर्स इनकम प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम होती है दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। और जो एब्रॉड से, विदेशों से जब आती है ना, ये आगे देखिए, नेट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसको नेशनल इनकम में गिना जाता है, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन इनकम को नहीं गिना जाता है। नेशनल इनकम हैज वेरियस फॉर्म विच आर नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ऑल दिस कॉन्सेप्ट हैव देयर रिस्पेक्टिव साइंटिफिक नेम, सबके अलग अलग नाम है, नेम एंड इंपॉर्टेंस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको अंडरलाइन करो, जीडीपी, ठीक है, एक देश की बाउंड्री के अंदर होने वाला प्रोडक्शन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपने कितना नेट किया सब काटने के बाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट आर मेजर वंस अमंग देम। आफ्टर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऑल दिस कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे द इनकम ऑफ अ इकोनॉमी। जैसे इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, आपके घर पे सपोज 4 मेंबर्स है, एंड इन किचन 16 chapatis आर कुक्ड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन दैट ईच एंड एवरी person will consume 4 chapatis. 4 4s are 16. Suppose in kitchen 20 chapatis are made. Now when we talk about production, what is the production? Production is 20, right? Now consumption is 16. So how much net production we have left? That is 4. बचा कितना है consumption के बाद? समझ में आ गया आपको बात? So this is difference between gross and net.
Again you can see usually gross domestic product is used to determine the achievement of a economic year. हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया. अब किचन में कितनी रोटी बन सकती है कोई आपको पूछेगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे 4, आप बोलोगे 20, बिकॉज ये आपने प्रोड्यूस किया है. कंजम्पशन इज अलग थी, उसको आप अलग बार निकाल दो. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू सम टोटल ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स, जो घरेलू बॉर्डर होती है ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन देश में किया जाता है एक बाउंड्री के अंदर, उसको हम क्या, ठीक है. गुड मॉर्निंग. आज क्लास 14 इस पार्ट की आखिरी क्लास, यानी इस पार्ट का आखिरी चैप्टर पूर्ण वंश. उसके बाद ये पार्ट समाप्त हो जाएगा. उसके बाद में इन सब के उस पूरे पार्ट के छोटे छोटे एक एक लाइन के प्रश्न की एक पूरी PDF फाइल है. 100 प्रश्न होंगे लमसम, उसमें 100 से अंदर ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, हैं, टेंशन नहीं लेना. 80 जितने हो सकेंगे उतने मैं कम कर दूंगा. उन सबको याद करना. उसके बाद मैं इस पहले पार्ट का टेस्ट लूँगा, ठीक है. वो कैसे क्या करना है वो मैं बाद में बता दूंगा. ये पार्ट समाप्त होने के बाद एक PDF है जो तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको देख भी लेना उसमें, और अगर उसको नोट्स के रूप में विद्यालय से प्राप्त करना है तो भी यहाँ से प्राप्त कर लेना, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे हुण वंश. भारत पर शक और कुषाण के बाद हुणों का आक्रमण, पहला आक्रमण 458 ईस्वी पूर्व में हुआ. उस समय गुप्त वंश के सम्राट, गुप्त का शासक था. किसके काल में अपन गुप्त वंश में पढ़ा था? स्कंदगुप्त, और जो इसके पुत्र स्कंदगुप्त की सेना का नेतृत्व करते हुए बंजारे हुण को हराया था, ठीक है. 30 वर्ष बाद पुनः हुण वंश आक्रमण हुए. 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक हुणों का भारत में उत्तर पश्चिमी के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया. तोड़माण नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा वंश पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की. देखो, हुणों ने ही स्कंदगुप्त के काल में आक्रमण किया था, स्कंदगुप्त ने हुणों को हरा दिया था. उसके बाद ही 30 वर्ष बाद पुनः हुणों ने गुप्त वंश में आक्रमण किया, जो अंतिम राजाओं को हरा कर पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया. देखो, एक बात है कि गुप्त वंश अंतिम साम्राज्य था जो पूरे भारत पर एक छत्र राज्य करता था. हिंदू साम्राज्य की बात करें अपन, क्योंकि उसके बाद पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया. इसी कारण से बाहरी आक्रमण जो भी हुए थे उनका सामना करने के लिए क्या थे, एक राजा या एक राज्य का ही राजा आक्रमण करता था और उसी से युद्ध लड़ता. अगर सभी मिल के अगर एक साम्राज्य होता, अगर सब मिल के अगर आक्रमण करते तो भारत पर बाह्य आक्रमण नहीं होता. जो मुस्लिम भारत में आए थे वो नहीं आ सकते थे, केवल हिंदू राज्य ही होता. परंतु क्या भारत इसके बाद कभी एक छत्र राजा कोई भी भारत पर स्थापित नहीं कर पाया था, ठीक है. केवल उसके बाद मुगलों ने ही एक छत्र राज किया था, फिर अंग्रेजों ने राज किया था, ठीक है. अब यहाँ पर ये मुख्य आ जाता है तोड़माण, ठीक है ना. इसने भारत में गुप्त वंश के 6ठी शताब्दी में अंत कर दिया और सभी राज्यों को जीतकर महाराजाधिराज की पदवी धारण की. फिर तोड़माण का पुत्र मिहिरकुल, इसका नाम मुख्य आता है, जिसका राज्य 510 ईस्वी से लगा प्रारंभ होकर सियालकोट पाकिस्तान में इसकी राजधानी थी. बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को घृणा थी. उसने अनेक मठों स्तूपों नष्ट कर दिया. मालवा के शासक यदोवर्मा ने इसे पराजित कर दिया. पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया, कश्मीर में अपना राज्य कायम किया. हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो चुका था. भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई. देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया. चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है. ये समाप्त, ठीक है. अब
आत्मसातीकरण मतलब इसके बारे में, जातियों के बारे में 2 लाइनें हैं जो पढ़ लेते हैं। शक, हुण, कुषाण विदेशी जातियाँ थी, इन्होंने शासक किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन, शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। ठीक है, मतलब इन तीनों जातियों ने, विदेशी थी, भारत में आए और वैदिक धर्म अपना लिया, जिसमें जरूर कह सकते हैं कनिष्क ने बौद्ध धर्म की सेवा के लिए ज़्यादा कार्य किया था। ठीक है, बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ समझ में नहीं आता है इस पूरे पाठ में तो कमेंट्स द्वारा जो मैसेज कर देना, तो मैं समझा दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी प्रश्न नोट्स तो क्या है, एक लाइन के प्रश्न है जिसमें पूरा पाठ अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पाठ यहाँ पर समाप्त। अगला अपन दूसरा पार्ट लेंगे जो है मुगल काल का, पूरा आएगा, संतुलन काल से लगाकर मुगल काल तक का जो भी है उस पूरे पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।